नमस्कार प्यारे साथियों। साक्षात्कार बैच चल रहा था और पिछली क्लास में हमने असहयोग आंदोलन देखा, चोरी चोरा कांड देखा। उसके बाद हमने जो है स्वराज दल की स्थापना देखी और बेलगांव अधिवेशन देखा। ये सब कुछ देख लिया था। किस प्रकार स्वराज दल का अंत हुआ वो भी देखा। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे हम उससे आगे का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें साइमन कमीशन का भारत में आना और साइमन कमीशन के बाद उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या क्या बातें हुई, वो सारी चीज़ आज हम जानने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा जिस गति से हम चल रहे हैं। और एकदम मतलब आधा घंटे क्लास में मैं करीब 1.5 घंटे का मैटर दे रहा हूँ। मतलब यदि बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको पढ़ाऊँ, बोर्ड पे चीज़ों को लिखूँ, तो 1.5 घंटे से ऊपर की ये क्लास बढ़ती है। उसको मैं बिल्कुल एकदम समराइज़ करके और कथन कारण प्रभाव कुछ एक फैक्ट भी मैं दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि जब हम साक्षात्कार में फैक्ट भी देते हैं ना, कंसेप्ट तो वो पूछते ही हैं, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ विद्यार्थी यदि फैक्ट भी देता है ना, तो उसका भी उनके ऊपर एक अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फैक्ट बहुत कम सामने वाले को याद होते हैं और हमारे पास कंसेप्ट और फैक्ट यदि दोनों हैं तो वो चीज़ प्रभाव छोड़ती है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट का जवाब नहीं दोगे तो आपके मार्किंग कटेगी, है ना। मार्किंग नहीं कटेगी, लेकिन आपने यदि कोई फैक्ट बताया भी है ना तो उसका असर जरूर पड़ता है। एक आधा मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसमें मतलब नेगेटिव बात कोई भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभार कोई फैक्ट जो है वो बता देता हूँ, कभी कभार क्या खूब बताता हूँ ऐसे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। साइमन आयोग की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा साइमन आयोग क्यों आया, इसके पीछे जो कारण था ये आप सभी को पता होगा कि मोंटेग्यू घोषणा में और अंग्रेजों ने ये कहा था कि भारत में क्रमिक रूप से संवैधानिक सुधार किया जाएगा। और 1919 में जो है ये भारत शासन अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लेकर आए थे, भारत शासन अधिनियम बिल्कुल। तो उस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए इन्होंने एक आयोग भेजा 1927 में। दरअसल आयोग को आना था 1929 में, 10 साल बाद आना था, है ना। लेकिन 2 साल पहले, यानी कि 1919 के 10 साल बाद 1929 में आना था, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में ये आयोग भेज दिया गया। कारण ये था कि 2 साल पहले आने का कि ब्रिटेन में जो तत्कालीन जो सत्ता में जो पार्टी थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी और 1929 में वहां पे चुनाव होने थे। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने जो है यहाँ पे पहले ही आयोग भेज दिया, क्योंकि इसे पता था क्या पता अपन हार भी गए तो फिर जो है अगली सरकार ही यहाँ पे कुछ करेगी। और चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी भारतीयों को स्वराज्य देने के पक्ष में नहीं थी, ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने जो है यहाँ पर एक आयोग भेजा, जिसको विधिक आयोग भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य था 1909 के अधिनियमों की, 1909 के जो संवैधानिक सुधार थे उनकी समीक्षा करना, इसलिए भेजा था। ठीक है, अब इसमें जो सदस्य बनाए गए थे वो सारे ही जो सदस्य थे वो सांसद थे, है ना, ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। और यह जो सुझाव था कि सभी संसद के सदस्यों को ही इसमें शामिल किया जाए, यह सुझाव लॉर्ड इरविन का था, जो भारत में वायसराय थे, उनका ये सुझाव था। इसलिए इस आयोग को श्वेत कमीशन भी कहा गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे ही अंग्रेज थे। और इसी कारण से इसका भारत में जबरदस्त विरोध भी हुआ। 1928 में यह आ गया था भारत में। 1928 में जैसे ये भारत में आया तो इसका जबरदस्त जो है विरोध हुआ, खूब विरोध हुआ। विरोध होने के पीछे 2 कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। कारण नंबर 2 ये था कि समय से पहले ये ले आए, तो समय से पहले लाने पर भी भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं एक रोष व्याप्त था कि आखिर ये पार्टी क्यों पहले भेज रही है, समय पे क्यों नहीं भेजा, है ना। और चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी भारतीयों को स्वराज्य देने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए भारतीय भी कंजर्वेटिव दल से खफा थे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आयोग था इसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। इस आयोग में जो साइमन थे वो
लिबरल दल से थे, ब्रिटेन की जो लिबरल पार्टी थी उसके सदस्य थे, ध्यान रखना, उसको अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको साइमन आयोग कहते हैं, वरना ये एक विधिक आयोग था। और इसमें एटली भी सदस्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना, एटली लेबर पार्टी के नेता थे, वो भी इसके सदस्य थे, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो चर्चित नाम होते हैं ना, मैंने आपको को पहले भी बताया कि जो चर्चित नाम होते हैं उनके ऊपर तथ्यात्मक सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साइमन आयोग में एटली सदस्य के रूप में आया था, जो कि आगे चल के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बनेगा, तो एटली जैसा व्यक्ति भी इसमें आया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है इस प्रकार की बात, ठीक है। अब भारतीयों की इसमें क्या प्रतिक्रिया रही, देखो भारत में तो लगभग इसका विरोध ही हुआ, लेकिन भारत में कुछ दल ऐसे थे जिन्होंने साइमन आयोग का स्वागत किया, इनका विरोध नहीं किया। तो ऐसी बात पूछी जा सकती है कि भारत में वो कौन से दल थे या वे कौन कौन नेता थे जिन्होंने साइमन आयोग का विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध हुआ था इसको तो सब जानते हैं, लेकिन किन्होंने विरोध नहीं किया इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है साक्षात्कार में। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं मुस्लिम लीग की, कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग की बात करूं तो मुस्लिम लीग में इस समय दो गुट थे, एक सफ़ी गुट था और एक जिन्ना गुट था। तो सफ़ी गुट जो था मुस्लिम लीग का, उसने इस आयोग का समर्थन किया था, जबकि जिन्ना गुट ने इसका विरोध किया था कांग्रेस के साथ साथ। जिन्ना ने तो ये कहा था कि साइमन आयोग हमारी आत्मा के ऊपर प्रहार है, ये बात कही थी, है ना, और सफ़ी गुट ने इसका समर्थन किया। इसके अलावा पंजाब में जो यूनियनिस्ट दल था उसने इसका समर्थन किया, और भारत में जो जस्टिस पार्टी थी, न्याय दल जो था, उसने भी इसका समर्थन किया। साथ में ही जो डिप्रेस्ड क्लास दल जो था, जिसके नेता के रूप में आपको पता ही है, सबसे प्रसिद्ध नेता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी साइमन आयोग का समर्थन किया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो साइमन आया, इस प्रकार से साइमन आयोग ने जो है पूरे, मतलब जहां भी साइमन आयोग गया उसका बहिष्कार किया, काले झंडे दिखाए गए, सॉरी। ऐसी स्थिति में भारत सचिव जो हुआ करते थे उस समय, बर्केनहेड, उन्होंने भारतीयों को एक चेतावनी दी। उन्होंने ये कहा कि आप यदि इस आयोग का बहिष्कार कर रहे हैं तो ठीक है, हमको ये बहिष्कार स्वीकार है, आप हमें एक ऐसा संविधान बना के दीजिए जिसमें आपके सभी दल सहमत हों, ऐसा संविधान आप बना के दीजिए, तो हम उस संविधान के अनुसार हम यहाँ पे प्रशासनिक सुधार कर देंगे, यहाँ पर संवैधानिक सुधार कर देंगे। ऐसी बात मतलब एक ऐसा चैलेंज भारतीयों को दिया था भारत सचिव बर्केनहेड ने, ठीक है। भारत सचिव आपको पता ही होगा, भारत सचिव ब्रिटेन में बैठता था, जो भारत के संदर्भ में नियम कानून वगैरह सब बनाता था। यहाँ तक कि भारत में जो वायसराय की जो नियुक्ति होती थी वो भी भारत सचिव के सिफारिश पर ही ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाती थी, है ना, जिसमें थोड़ी बहुत सलाह जो है प्रधानमंत्री की भी ली जाती थी, थोड़ी बहुत क्या प्रधानमंत्री का ही होता था, लेकिन प्रोसेस ये थी, ठीक है। और भारत सचिव जो होता था ना, वो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, वो मंत्री होता था ब्रिटेन का, है ना। उसको एक तरीके से पूरा भारत जो था ना, वो ब्रिटेन का एक डिपार्टमेंट था एक तरीके से, ठीक है। तो एक मंत्रालय टाइप था, है ना। तो भारत मंत्री नाम से एक पद बना रखा था, उसमें ब्रिटिश संसद के ही किसी व्यक्ति को भारत मंत्री का पद दिया जाता था, जिसको हम भारत सचिव भी कहते हैं या भारत मंत्री भी कहते हैं, ठीक है। और उस समय कौन थे, बर्केनहेड थे, ठीक है। जैसे 1919 का जो अधिनियम लाया गया उस समय मोंटेग्यू जो थे, मोंटेग्यू घोषणा जो आती है, वो भारत सचिव थे, भारत मंत्री थे, यानी कि ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, और उनको संपूर्ण भारत को जो कि अंग्रेजों ने एक मंत्रालय बना रखा था एक तरीके से, वो सौंप दिया था, है ना। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे भारत सचिव के पद को। तो बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप एक ऐसा संविधान तैयार करें जो भारत के सभी दलों को स्वीकार्य हो, तो उसके अनुसार हम भारत में सुधार कर देंगे। ऐसी स्थिति में भारत में जो है मई 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक समिति गठित की, जिसको हम नेहरू समिति बोलते हैं, और उन्हें एक संविधान का जो है मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, यानी कि संविधान तैयार करने के लिए कहा गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू जी के साथ में अन्य सारे लोग थे, नेहरू जी अध्यक्ष थे, इसके अलावा एक सचिव थे,
और अध्यक्ष और सचिव के अलावा भी इसमें करीब 9 सदस्य और थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, एम.एस. अणे, एम.आर. जयकर, सुभाष चंद्र बोस, इमाम अली, ऐसे लोग थे इसमें ना, और भी थे, है ना, और भी कई लोग थे। तो कुछ एक नाम आपसे, खैर प्रत्येक के नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन 4-5 नाम आपने बता दिए तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा तथ्यात्मक सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कि नेहरू रिपोर्ट जो बनाई थी उसमें कौन कौन सदस्य थे, है ना, कांग्रेस के भी नेता थे, मुस्लिम लीग से भी आए थे, इस प्रकार से थे इसमें, है ना, सभी थे। तो इन्होंने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, नेहरू रिपोर्ट। सॉरी, नेहरू रिपोर्ट जो आई उसमें कुल 7 अध्याय थे, 3 अनुसूचियां और 2 परिशिष्ट उसमें थे। और नेहरू रिपोर्ट में जो प्रमुख प्रमुख बातें थी वो मैं आपको बता देता हूं। प्रमुख बात जो थी, सबसे पहली बात, भारत को अधिराज्य देने की घोषणा की, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात नेहरू रिपोर्ट में रखी गई। डोमिनियन स्टेट क्या होता है, ऐसा क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डोमिनियन स्टेट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे भारत को आंतरिक रूप से तो पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन बाहरी जो नियंत्रण हो वो ब्रिटेन का हो, यानी कि जो जो राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ है, उसके अधीन भारत को पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता दी जाए। यानी कि भारत के विदेशी मामले जो थे ना वो ब्रिटेन के अधीन रहेंगे, बाकी भारत के अंदर क्या होगा, भारत के अंदर कैसे कानून होंगे, वो सारे सिस्टम भारतीयों के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन विदेश व्यवस्था है, संचार है, और ये सारा जो होता है ना, बाहरी जो देशों के साथ संपर्क स्थापित करने का काम होता है, वो ब्रिटेन के नियंत्रण में होगा। ऐसे जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं डोमिनियन स्टेट की व्यवस्था, है ना। तो डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य, ये ध्यान रखना, एक मैंडेट स्टेट और होता है, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो व्यवस्था लागू की गई थी। हारे हुए देशों के कुछ क्षेत्रों को मैंडेट क्षेत्र घोषित कर दिया था। क्योंकि अधिराज्य की बात आई है तो मैंडेट की भी वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन के रूप में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको मैंडेट व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। देखो, मैंडेट और अधिराज्य में क्या अंतर होता है। मैंडेट के ऊपर तो जो है हारे हुए देशों के ऊपर जीते हुए देशों का जो नियंत्रण होता है ना, उस व्यवस्था को कहते हैं मैंडेट व्यवस्था। और जो क्षेत्र मैंडेट घोषित किया गया है उस क्षेत्र के ऊपर, उस क्षेत्र के अंदर प्रशासन की आंतरिक जिम्मेदारी और बाह्य जिम्मेदारी, दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारी जीते हुए राष्ट्र के पास रहती है ना। समझ गए होंगे आप कि जैसे कोई भी राज्य है उसको मैंडेट घोषित कर दिया और जिसके संरक्षण में रखा है, तो वो जिसके संरक्षण में रखा है उसके पास उस राज्य की आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शक्ति रहेगी। जबकि डोमिनियन स्टेट में क्या था, डोमिनियन स्टेट में आंतरिक शक्ति तो उसी राज्य की रहेगी जो राज्य स्वयं है। जैसे भारत को डोमिनियन स्टेट की बात की तो आंतरिक शक्ति पूरी भारत के पास थी, लेकिन बाह्य शक्ति अंग्रेजों के पास थी। आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। तो एक व्यवस्था तो ये हो गई नेहरू रिपोर्ट में कि डोमिनियन स्टेट की बात की गई। दूसरी व्यवस्था ये थी कि भारत में जो है गवर्नर जनरल का पद एक संवैधानिक पद के रूप में रहेगा, संवैधानिक प्रमुख के रूप में, और उसकी जो शक्तियां रहेंगी वो ब्रिटिश शाही ताज के समान ही रहेंगी, ठीक है। एक ये व्यवस्था थी। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था ये थी कि जो 1919 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी, प्रांतों को जो स्वायत्ता दी गई थी वो प्रांतीय स्वायत्ता यहाँ पर समाप्त कर दी, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्ता का खंडन किया, समाप्त किया। साथ ही अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को सौंपने की बात रखी गई, इसमें नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी जानी चाहिए। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें थी। इसके अलावा जो है नागरिकता को परिभाषित किया और 19 मूल अधिकार इसमें शामिल थे। ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में कितने मूल अधिकारों की बात की गई थी। तथ्यात्मक भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। जब नेहरू रिपोर्ट पे मान लो आपसे सवाल पूछा गया तो नेहरू रिपोर्ट पे जब आप बात कर रहे हैं ना, तो वो एक क्रॉस क्वेश्चन के रूप में तथ्यात्मक भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितने मूल अधिकारों की बात की गई थी। तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें 19 मूल अधिकारों की बात की गई थी, इसमें नागरिकता को परिभाषित किया गया था, इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर मत देने की बात की गई थी और वयस्कता का आधार 21 वर्ष था। स्त्री और पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, एक यह बात भी इसमें
यह बात भी इसमें रखी गई थी। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें थी। साथ ही इसमें जो है मुंबई से अलग करके सॉरी मुंबई से अलग करके और सिंध को एक अलग प्रांत बनाए जाने की भी बात जो है मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट में रखी थी। तो इस प्रकार से मोतीलाल नेहरू जी ने यह रिपोर्ट अगस्त 1928 में सौंप दी। मगर इस रिपोर्ट से कांग्रेस के नेता भी खुश नहीं थे। सबसे जो बड़ा विवाद था, मतलब कांग्रेस इससे जो दुखी थी, वो उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस खुश नहीं थे, आयंगर साहब खुश नहीं थे। और इन लोगों के खुश नहीं होने के पीछे कारण ये था कि इस रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं की गई, और ये लोग पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। इस वजह से कांग्रेस खुश नहीं थी। सिख संप्रदाय इसलिए खुश नहीं था कि सिख संप्रदाय 30% आरक्षण की मांग कर रहा था और इसमें 30% आरक्षण की मांग नहीं थी। इसलिए खड़ग सिंह ने तो यह कहा था कि नेहरू रिपोर्ट जो है यह कूड़े के डिब्बे में फेंकने लायक है ना। और मुस्लिम लीग का तो आपको पता ही होगा, जो जिन्ना साहब थे, उन्होंने ये जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें कुछ संशोधन करके और इसको स्वीकार करने की बात कही थी। क्या संशोधन करना था? उन्होंने 3-4 मांगे अपनी रखी, जिसको हम दिल्ली प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं ना, दिल्ली प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने ये रखा, जैसे एक तो ये कहा था कि केंद्र में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए, है ना। केंद्र में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए, पहली चीज। दूसरा, जो वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया जा रहा था, उसके लागू होने से पहले पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, एक यह मत रखा। दूसरा, सिंध को प्रांत बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तीसरा ये था कि जो प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र को दी गई हैं वो प्रांतों को दी जाएं। इस प्रकार की कुछ मांगे जिन्ना साहब ने रखी। कुल 4-5 मांगे थी, जिनको हम दिल्ली प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, दिल्ली प्रस्ताव। लेकिन इन प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट पे सहमति नहीं बनी। कांग्रेस ने जब अस्वीकार किया जिन्ना के इन जो सुझाव थे उनको जब कांग्रेस ने स्वीकार किया, तो मुस्लिम लीग के जो 2 गुट थे, सफी गुट और जिन्ना गुट, एक हो गए। और मार्च 1929 में जिन्ना ने एक 14 सूत्री मांग पत्र और रखी। 14 सूत्री मांग पत्र रखी। उसमें इसने बताया था कि भारत का जो संविधान है वो परिसंघात्मक हो और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाएं, एक बात। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए केंद्र में कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व हो। देखो, कम से कम 1/3 मांगा है, ऊपर तो पूरा तो भले, या उससे ऊपर तो भले पूरा ही दे दो, लेकिन कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया जाए। इसके अलावा सिंध को तत्काल जो है मुंबई से अलग एक प्रांत बनाया जाए। मुस्लिम धर्म, मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम संप्रदाय के हितों की रक्षा की जाए। इस प्रकार से जो है जिन्ना ने और अपने लिए मतलब अपनी मांग रखी। इसमें और भी कई मांगे थी, जैसे जो संविधान में संशोधन हो तो वो 80% मतों के आधार पर, संयुक्त अधिवेशन हो तो 80% मत, और अलग अलग हो तो भी जो है संविधान संशोधन की बात की गई थी, अलग अलग तरीके से भी। और संयुक्त में हो तो 80% मत के आधार पर ही संशोधन हो, उससे पहले संशोधन नहीं हो। और भी कई मांगे थी, इतनी आप बता दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से जब ये नेहरू रिपोर्ट जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रखी, उसके बाद ये लगभग मार्च 1929 की बात थी। और अप्रैल 1929 में साइमन जो आयोग था वो पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद वो वापस ब्रिटेन चला गया, ठीक है। जब वापस ब्रिटेन गया
उसके बाद 1929 में आपको पता होगा कि ब्रिटेन में चुनाव भी होने थे और चुनाव हुए भी। और उन चुनाव में ब्रिटेन की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, वो चुनाव हार गई और लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की जब सरकार बनी तो लेबर पार्टी की सरकार ने भारत से लॉर्ड इरविन को लंदन बुलाया और उसके साथ वार्ता की। वार्ता करने के बाद इरविन पुनः भारत आए और भारत आकर उन्होंने एक घोषणा की जिसे हम दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, दीपावली घोषणा के नाम से जानते हैं। उसमें इरविन ने यह कहा कि साइमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, साइमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, जिसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की घोषणा इरविन ने की, यानी कि यह सीधी घोषणा थी गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की, जिसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही। यह घोषणा दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है गतिविधियां भारत में चल रही थी। संवैधानिक गतिरोध चल रहा था, मुस्लिम लीग अपना राग अलाप रही थी, कांग्रेस अपनी सेकी बगार रही थी, अंग्रेज अपना ही राग अलाप रहे थे, मतलब विभिन्न गुट अपनी अपनी बात कर रहे थे। अंबेडकर साहब अपनी बात कर रहे थे, सिख अपनी बात कर रहे थे। इसी दरमियान आपको पता होगा 1929 में और कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होना था। कांग्रेस के इस नियमित अधिवेशन के लिए जो स्थान चुना गया वो लाहौर चुना गया और गांधी जी के सुझाव पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई। और इस अधिवेशन में बहुत बड़ा निर्णय कांग्रेस ने लिया और पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का उद्देश्य इस अधिवेशन में रखा। और इसमें क्या क्या रखा, देखो 1929 के इस पूर्ण स्वराज्य में जो लक्ष्य रखा गया था वो ये था कि एक तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि गोलमेज सम्मेलन के प्रति भारतीयों की नीति क्या हो, मतलब कांग्रेस की नीति क्या हो, उस पे बात बनी। तीसरा ये कि 31 दिसंबर 1929 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए और इस दिन आपको पता होगा लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा ध्वज लहराकर और स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया था। इसके अलावा भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व सौंपा गांधी जी को और गांधी जी के नेतृत्व में इसी अधिवेशन में यह घोषणा भी की गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन के बाद जैसा ये दिसंबर 1929 में समाप्त हुआ, उसके बाद चूंकि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी थी, तो गांधी जी ने यह सोचा कि क्यों न एक बार कम से कम मौका दिया जाए अंग्रेजों को कि हम सविनय अवज्ञा जैसा आंदोलन नहीं चलाएंगे यदि आप हमारी मांगों को स्वीकार लेते हैं तो। तब गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 को अपने एक समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से अपनी 11 मांगे उस समाचार पत्र में छपवाई जो कि वायसराय के नाम थी। ठीक है, वायसराय के नाम थी और वायसराय से यह मांग की गांधी जी ने कि यदि आप इन मांगों को स्वीकार लेते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ नहीं करेंगे। ठीक है, यह सूचना 30 जनवरी के दिन छपी थी न्यूज़पेपर में, 30 जनवरी 1930 को। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले ये गांधी जी की जो 11 मांगे थी उनमें से प्रमुख मांगे मैं बता देता हूं, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या मांगे थी इसमें गांधी जी की। तो देखो, गांधी जी की पहली मांग, ऐसे कोई क्रम नहीं है, मैं बस जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है जिस क्रम में मैं वैसे वैसे बता रहा हूँ। गांधी जी की एक मांग तो ये थी कि राजनीतिक जो कैदी हैं उनकी रिहाई की मांग की गांधी जी ने। ठीक है दूसरा इसी में था कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत आने की अनुमति मिले। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो राजस्व कर है वो 50% कम किया जाए।
सैनिक सेवा पे जो खर्च किया जा रहा है वो 50% कम किया जाए, विनिमय दर कम हो, सिविल सर्विस में जो खर्चा किया जा रहा है वो भी 50% कम हो, नमक कर समाप्त किया जाए, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए स्वयं के लिए, कम से कम जो तटीय क्षेत्र के वासी हैं, जो तटीय क्षेत्र के पास रहते हैं, कम से कम उन लोगों को तो नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, उतना नमक जितना कि वो अपने सिर पर रख कर ले जा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि गाड़ा भर कर ले जा रहे हैं तो उसका तो वो बेच भी सकते हैं, लेकिन कम से कम खुद के लिए, खुद के खाने के लिए तो नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को मिलना चाहिए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेयास्त्र रखने का अधिकार मिले और एक जो है एक सहमति पत्र भी उसके लिए बनना चाहिए, है ना, कि भाई हम हथियार रख सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने जो है एक बात यह भी रखी कि जो भारतीय समुद्र तट हैं उन पर भारतीय जहाजों को आने जाने की अनुमति मिले। तो इस प्रकार से गांधी जी ने जो है प्रमुख 11 मांगे अपनी वायसराय के समक्ष भेजी, लेकिन वायसराय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये ध्यान रखना, गांधी जी की इन 11 मांगों से मोतीलाल नेहरू स्वयं अप्रसन्न थे। कारण ये था कि गांधी जी ने अपनी इन 11 मांगों में, ये ध्यान रखना कि ये जो 11 मांगे थी ये गांधी जी की व्यक्तिगत मांगे थी, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था, कांग्रेस से चर्चा नहीं की थी गांधी जी ने, अपनी तरफ से ही ये 11 मांगे तैयार की थी। और मोतीलाल नेहरू इसलिए इस मांगों से असहमत थे या मतलब निराश थे क्योंकि गांधी जी ने इसमें किसी प्रकार से ना तो डोमिनियन स्टेट मांगा और ना ही स्वतंत्रता मांगी, दोनों ही नहीं, दोनों की मांग नहीं की थी, बस कुछ रियायतें मांगी थी गांधी जी ने। बावजूद इसके वायसराय ने और कोई बात गांधी जी की नहीं सुनी, ठीक है। और फिर गांधी जी ने सोचा कि चलो एक बार और अंतिम मौका अंग्रेजों को दिया जाए। गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय को पुनः एक स्मरण पत्र भेजा और यह कहा कि आप हमारी इन मांगों को मान लीजिए वरना हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। लेकिन इसका भी गांधी जी को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। तब गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, जवाब में मुझे पत्थर मिला, अब हम नमक कानून भंग करके और सभी ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। इस प्रकार की घोषणा गांधी जी ने कर दी और सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है आरंभ करने का जो दिन चुना गया वो 12 मार्च 1930 का दिन चुना गया और नमक कानून भंग करने की बात इसमें तय की गई। तो प्यारे साथियों, यहां से 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं। साक्षात्कार में अक्सर मैंने उन सवालों को खासकर यूपीएससी के एग्जामों में पूछा जाते सुना है। क्या सवाल बनते हैं? 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल तो ये कि गांधी जी ने 12 मार्च का दिन ही क्यों चुना। दूसरा सवाल ये कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, अन्य उत्पाद को क्यों नहीं चुना। मिर्च चुन लेते, हल्दी चुन लेते या प्याज चुन सकते थे क्योंकि प्याज की खेती गुजरात में खूब होती थी, प्याज क्यों नहीं चुना। या गेहूं है, बाजरा है, ये क्यों नहीं चुना, नमक ही क्यों चुना और 12 मार्च का ही दिन क्यों चुना। तो दोनों के पीछे बेहतरीन कारण है, कंसेप्चुअल है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 12 मार्च का दिन तो इसलिए चुना क्योंकि यह दिन महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का दिन था। इसलिए गांधी जी ने, चूंकि अब ये यात्रा चलनी थी साबरमती आश्रम से और मतलब प्रस्थान करना था सत्य की खोज के लिए, सत्य की विजय के लिए यह यात्रा थी। और चूंकि जो महात्मा बुद्ध थे वो भी सत्य की खोज के लिए उन्होंने भी जो है इसी दिन अपना घर छोड़ा था, इसलिए इसको गांधी जी ने नया महाविनिष्क्रमण नाम दिया और 12 मार्च का दिन चुना। तो 12 मार्च का दिन क्यों चुना ये मैंने आपको बताया। सवाल नंबर 2 कि नमक को ही क्यों चुना। तो नमक चुनने के पीछे प्रमुख रूप से 2 कारण थे। पहला कारण तो ये कि नमक जो है आम आदमी खाता है, प्रत्येक आदमी खाता है, पैसे वाला हो, अभिजन वर्ग हो या कितना ही गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। और नमक एक ऐसा उत्पाद है जिसके ऊपर या जिसकी मांग पर उसकी कीमत का असर नहीं पड़ता। यानी कि नमक यदि महंगा हो जाए तो लोग ये नहीं सोचते कि यार नमक खाना कम कर दो, महंगा हो गया है। करते हैं क्या? नहीं करते ना। आप लोग करते हो क्या? नहीं करते होंगे। और नमक यदि सस्ता हो जाए तो
ये थोड़ी नहीं कि हम 2-4 बोरी घर में लाके पटक लो, सस्ता हो गया, हम खूब खाएंगे अब, नहीं। यानी कि इसकी कीमत पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्व समाज सर्व जन इसका उपयोग करता है, पहली चीज। और नंबर 2 सबसे प्रमुख कारण ये था, दूसरा वाला, कि नमक नमक के ऊपर सरकार का एकाधिकार था। सरकार ही नमक बना सकती थी, सरकार ही उसको बेचती थी, सरकार ही उस पर टैक्स लगाती थी, ये सबसे बड़ा कारण था। और गांधी जी की मांग थी कि इसको हमें बनाने के लिए अधिकार मिलना चाहिए, हम उसको बनाएं और फिर जो है उसको हमारे लिए इस्तेमाल करें। ऐसा यहाँ पे गांधी जी ने रखा था। ऐसा सोच के गांधी जी ने नमक कानून को भंग करने की बात की और जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का प्लान बनाया। इस प्रकार से जब ये आंदोलन करने का निर्णय लिया तो नेहरू जी ने भी यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कमेंट दिया था कि हम महाशक्ति से लड़ने जा रहे हैं और महाशक्ति से लड़ने जा रहे हैं, हमें आगे का रास्ता मालूम नहीं और ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि हम पीछे जा नहीं सकते, आगे का रास्ता मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा। ऐसी बात नेहरू जी ने कही थी। और इसी के साथ ही 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने 241 मील लंबी दूरी अर्थात 385 किलोमीटर लंबी दूरी अपने 78 अनुयायियों के साथ तय करके और 5 मार्च को दांडी पहुंचे। दांडी जो कि वर्तमान में गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है, और 5 मार्च को वहां पहुंचे और 5 अप्रैल को वहां पहुंचे और 6 अप्रैल को सुबह गांधी जी ने नमक कानून जो है नमक बनाकर नमक कानून भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये ध्यान रहे कि गांधी जी के साथ इस यात्रा में और एक भी महिला शामिल नहीं थी। सबसे युवा जो थे वो विट्ठल लीलाधर ठक्कर थे जो कि मात्र 16 वर्ष के थे, और सबसे वयोवृद्ध जो थे, सबसे जो उम्र दराज जो थे, वो स्वयं गांधी जी थे जो कि 61 वर्ष के थे। और भी मैं आते बताऊं यहाँ पे तो एक टाइटस नाम से एक ईसाई व्यक्ति भी इसमें शामिल थे, है ना। अब्बास और दाऊद नाम से 2 मुस्लिम भी इसमें शामिल थे। 2 निम्न जाति के भी थे जिसमें एक का नाम था रामजी भाई और एक थे लाल जी, ठीक है। राजपुताने से भी 3 व्यक्ति थे। खासकर राजपुताने में जो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेती है वो यदि साक्षात्कार आपसे लेते हैं तो आपसे यहाँ से यदि सवाल पूछा जा सकता है, चर्चा चल रही है तो प्रत्यक्ष रूप से या तथ्यात्मक यह सवाल पूछा जा सकता है कि राजपुताने से वो कौन लोग थे जो गांधी जी के साथ उसमें आए थे। बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप राजपुताने के हो और दांडी मार्च पे यदि वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है तो ही ऐसा तथ्यात्मक सवाल पूछा जा सकता है। तो राजपुताने से जो थे नारायण 3 लोग थे, मदन मोहन चतुर्वेदी, नारायण दत्त और एक और थे मेरे दिमाग से भी निकल रहा है। तो इन लोग ऐसे ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। इस आंदोलन जैसे देखो ये अप्रैल में तो ये आंदोलन आरंभ हुआ 6 अप्रैल को, और इसके बाद मई 1930 में इधर रिपोर्ट आ गई किसकी, साइमन आयोग की, ठीक है। अब साइमन आयोग की रिपोर्ट आई और अब रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी जिसके लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित होना था, ठीक है। तो अब गोलमेज सम्मेलन कैसे होगा, उसके बाद जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लेंगे, ये बात हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, काफी बड़ी क्लास हो गई है। तो ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप जो कॉर्नर में एक नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और आपके प्रश्न को भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब अगली क्लास में दे दूंगा, या व्हाट्सएप पे दे दूंगा, या यूट्यूब पे दे दूंगा, या फिर ज़्यादा पढ़ा रहा तो एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।